नमस्कार। स्वागत है आज नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अभिप्रेरणा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अभिप्रेरणा, अभि प्लस प्रेरणा। अभि का मतलब होता है आंतरिक रूप से और प्रेरणा का मतलब होता है गतिशील होना। अर्थात अभिप्रेरणा का पूर्ण रूप हुआ आंतरिक रूप से गतिशील होना। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक रूप से क्रियाशील होना जरूरी है और क्रियाशील होने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है आपको, प्रेरणा के व्यक्ति धीरे धीरे कैसे प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ता है। प्रेरणा लैटिन के मोटिव शब्द से बना है, जिसका अर्थ गतिशील होना होता है। इस अर्थ में प्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि आंतरिक रूप से प्रेरित होना, कि व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के प्रति आंतरिक रूप से किस तरीके से प्रेरणा मिलती है, यही इस जो आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा, उससे ही रिलेटेड है। प्रेरणा इस शाब्दिक अर्थ से व्यक्ति के उस आंतरिक शक्ति या अग्रसारित करने वाली ऊर्जा का बोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी उत्तेजना के प्रति खास तरह की प्रतिक्रिया करने हेतु क्रियाशील होता है। अर्थात अभिप्रेरणा मानव व्यवहार का एक आंतरिक कारक है या स्थिति कहें, जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करती है। यह व्यवहार की दिशा तथा मात्रा भी निश्चित करती है कि हमने जो कार्य किया है वो कितना बिहेवियर है और कितनी मात्रा के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि जो अभिप्रेरणा टॉपिक है उनमें किन किन लोगों ने परिभाषाएं दी हैं हमें प्रेरित करने के लिए। गिलफोर्ड के अनुसार प्रेरणा किसी खास आंतरिक कारक या अवस्था को कहते हैं जो किसी क्रिया को प्रारंभ करती है तथा उसे जारी रखती है। गिलफोर्ड कह रहे हैं यहाँ पे, किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने अंदर उस कार्य के प्रति रुचि जागृत करें और कार्य से रिलेटेड सभी कारकों तत्वों को शामिल करें, तो वह कार्य हमारे लिए क्या होगा, आगे की ओर प्रेरणादायी बन जाएगा। यही यहाँ पर गिलफोर्ड अपनी परिभाषा में बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो न्यू कॉम्ब की है। न्यू कॉम्ब की परिभाषा है, वो कह रहे हैं प्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जिसमें उसकी शारीरिक शक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न चीज़ों में से किसी विशेष चीज को प्राप्त करने की ओर चयनात्मक ढंग से अग्रसारित होती है। जैसा गिलफोर्ड ने भी बताया, रुचि के अनुसार व्यक्ति किस तरीके से प्रेरणादायी होता है और आगे की ओर अग्रसारित होता है, वैसे ही न्यू कॉम्ब भी बता रहे हैं अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है, जिसमें वातावरण के संपूर्ण तत्व मिलकर एक लक्ष्य की ओर हमें निर्देशित करते हैं। इसी तरह जो तीसरी डेफिनेशंस है मॉर्गन एवं किंग की, वो क्या कह रहे हैं प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा एक सामान्य शब्द है। यह प्राणी की भीतरी अवस्था, व्यवहार उस लक्ष्य की ओर इंगित करता है जिस ओर उसका व्यवहार निर्देशित होता है। अर्थात कहने का मतलब है अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक ऐसी आंतरिक अवस्था है या ऐसी आंतरिक अवस्था को कहा जाता है जो व्यक्ति को सक्रिय बनाकर उसके व्यवहार को निश्चित दिशा में उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं। तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। पहले हम बात करते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक अभिप्रेरणा अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा
जिसमें कुछ अच्छा हो। इसमें बालक या व्यक्ति बालक हो या व्यक्ति हो, उसको अंदर से ही प्रेरणा मिलती है कि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बालक ने कोई गलती कर दी, इस कोई भी कार्य हमने बालक को दिया, फर्स्ट टाइम उस बालक उस पर कार्य कर रहा है, तो उसने कोई गलती कर दी। शिक्षक उसे कहता है कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलती होती रहती है, वो स्वाभाविक भी है। कोई भी कार्य एक बार में सफल नहीं होता है, हम भी जानते हैं। तो हम बालक को यही कहेंगे कि ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, तुम इसे 1 या 2 बार में सुधार कर लोगे, तुमने इतना ही प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। यही शब्द बालक को प्रेरणा का काम करता है। वो आगे की ओर अग्रसर होता है, उस कार्य को बार बार करने की इच्छा उसमें जागृत होती है। ये होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा। ऐसी ही सेकंड जो टाइप अभिप्रेरणा का, वो होता है नकारात्मक अभिप्रेरणा। ये सकारात्मक प्रेरणा की एकदम अपोजिट होती है, मतलब कहने का मतलब उल्टी होती है। अर्थात इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है, पर वह आंतरिक रूप से नहीं बल्कि बाह्य होती है। जो बाह्य रूप से प्रेरणा मिलती है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जैसा हमने सकारात्मक अभिप्रेरणा में एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम नकारात्मक में लेते हैं कि छात्र को हमने कार्य करने के लिए दिया, अब वो छात्र को कार्य को नहीं कर पाया, तो आंतरिक रूप से उसको प्रेरित किया गया, परंतु यहाँ क्या होगा, उसे डांटा, उसे सजा दी, पिटाई की, बार बार कहा कैसे गलती कर दी, मैंने पढ़ाया था, आदि कई बातों से छात्र अग्रसर नहीं होगा, मतलब उस कार्य को लेकर अग्रसर नहीं होगा और वो नेगेटिव की ओर जाएगा कि इतना कार्य किया भी, ये भी किया, अध्यापक ने मुझे इस तरीके से बोला, सबके सामने बोला, तो उसके अंदर वो प्रेरणा जागृत ना होकर क्या हो जाएगी, आगे की ओर बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो पीछे की ओर हो जाएगी, तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। ये थे अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हम बात करते हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं अभिप्रेरणा के, क्या क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या चीज़ होती है जो हमें अभिप्रेरणा आगे की ओर लेके जाती है। सबसे पहले है आवश्यकता, इसके बाद हम बात करेंगे प्रणोदन और इसके बाद प्रोत्साहन। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आवश्यकता की ही बात करते हैं। भोजन या पानी की आवश्यकता, इंसान को रहने के लिए भोजन या पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और आवश्यकता ही व्यक्ति को कार्य करवाती है। जैसे कि जब प्राणी के शरीर में किसी कारण से किसी चीज़ की कमी या अभाव की अवस्था उत्पन्न होती है तो उसे आवश्यकता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें काम, निद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन की आवश्यकता है। कहने का मतलब है हमें कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से है जिसकी अनुभूति के अभाव में होती है। जैसे कि हमें भोजन या पानी की आवश्यकता का अनुभव में भोजन या जल की कमी होती है, तो इस काम, निद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन आदि की आवश्यकताएं भी किसी प्रकार के अभाव की स्थिति के घोतक होती है और हम उस पर कार्य करते हैं क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है। तो यही आवश्यकता हमारे प्रेरणादायी बन जाती है, उस कार्य को हम प्रेरणादायी रूप से करते हैं। नेक्स्ट है प्रणोदन। अभी हम आवश्यकता की ही बात कर रहे थे। प्रणोदन का अर्थ हुआ कि जो भी कार्य, जैसे कि हमें सिंपल सा है, प्यास लगी, तो प्यास बुझाने का जो कारण है वो है पानी। तो पानी के लिए हम मेहनत करेंगे, पानी पीने के लिए हम मेहनत करेंगे। वही चीज़ इसके अंदर कही गई है कि भोजन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक चालक के रूप में कार्य करेंगे कि जैसे व्यक्ति में भूख है, प्यास है, काम है, आवश्यकता है, आदि आवश्यकताओं से होए, और भूख भी क्या है, एक आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम चालक के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। ये होती है प्रणोदन। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। जब हम कार्य कर रहे, भोजन के लिए हम कार्य और भोजन हमको मिल गया है तो हमारा क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, खुशी मिलेगी हमको।
ये है कि भोजन का, देखिए इसमें लिखा हुआ भी, भोजन प्रोत्साहन का तात्पर्य प्राणी की क्रिया को आकर्षित करने वाली या उसे किसी कार्य का प्रलोभन देने वाली वस्तु से लगाया जाता है। किसी कार्य में हम सफल हो जाते हैं, कोई कार्य हम कर रहे हैं और चालक की तरह उस पर हमने कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो हमको उसमें बेनिफिट मिला, जो प्रोत्साहन मिला, वो हमको आगे की ओर अग्रसर करती है। यही हमारे साथ में है, भूख के लिए भी, प्यास के लिए भी, या किसी भी आवश्यकता के लिए भी हम लोग पूरी हो जाती है तो हम उस पर अच्छा प्रोत्साहन देते हैं। अब है अभिप्रेरणा की विधियां हैं कि क्या क्या है विधियां हैं। सबसे पहले है अवधान एवं रुचि। शॉर्ट रूप में ही मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगी। रुचि, विद्यार्थी जिस कार्य को अधिक रुचि से करता है उसमें उसकी अधिक अभिप्रेरणा होगी और कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं आएगा। अवधान अगर रुचि से कर रहा है तो ना कोई अवधान आएगा, कोई आता है, और अवधान भी आ जाता है तो आप उसको रुचिपूर्ण तरीके से करते जाएंगे, अवधान को आप इग्नोर करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण भी विद्यार्थी या बालक को बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूप से अभिप्रेरित करता है, और रुचि अभिप्रेरणा आंतरिक व बाह्य रूप दोनों से ही मिलती है। नेक्स्ट है नवीनता। छात्रों को अपने वातावरण के साथ समायोजन की आवश्यकता होती है। वातावरण की नवीनता उन्हें समायोजन की अभिप्रेरणा प्रदान करती है। इसी प्रकार शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शैक्षिक तकनीकों आदि में नवीनता का समावेश अभिप्रेरणा के माध्यम से ही मिलता है। नेक्स्ट है अधिगम की इच्छा एवं आकांक्षा। व्यक्ति का आकांक्षा स्तर जितना उच्च होगा, जितना अधिक उच्च थिंकिंग वाला होगा, जीवन में वह उतनी ही सफलता प्राप्त करेगा। जैसे हमने किसी भी कार्य को किया, अधिगम का मतलब यहाँ सीखना और सिखाना होता है, तो अधिगम में यही होता है, हमने किसी भी कार्य को सीखा और सीखकर हमने उसके प्रति अपने व्यवहार में लाए कि हमको इसको कार्य को करना ही है, कैसे न कैसे इस कार्य को करना ही है, तो आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का आकांक्षा स्तर जितना होगा, जिस कार्य के प्रति होगा, जीवन में मैं उतनी सफलता प्राप्त करता है और उतना ही अधिगम करने के लिए वो अंदर से प्रेरित होता है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं प्रशंसा। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें पुरस्कार और प्रशंसा भी हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है, जो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है दंड। दंड विधि भी विद्यार्थी को जो विद्यार्थी गलत कार्य करते हैं उन्हें कार्य के लिए दंड दिया जाता है, तो वे समझ जाते हैं कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की है, तो वो भविष्य में उस कार्य को गलत न करने की बजाय किसी न किसी प्रकार से उस कार्य को करने में अपना मन बना लेते हैं कि कैसे न कैसे हमको इस कार्य को जहाँ हमने गलती की है वहाँ पे सुधारते हुए उसको पूर्ण रूप से सही करना है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता एवं सहयोग। जैसे कि हम विद्यार्थियों को टाइम टू टाइम उनको किसी न किसी तरह के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे परीक्षण टेस्ट है, आंतरिक टेस्ट है, मतलब टेस्ट वगैरह हम लोग मध्य के अंदर करवाते रहते हैं। तो मनुष्य में अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखलाने की जो प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक होती है, और यही प्रवृत्ति दिखाने में विद्यार्थी प्रतियोगिता या उस प्रतियोगिता के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करेगा। जो वो परिश्रम करेगा उसको अभिप्रेरणा उसको प्रदान होगी। नेक्स्ट इसी में सहयोग की बात करते हैं। जब हम सामूहिक प्रतियोगिता करवाते हैं तो आपस में, जब सामूहिक प्रतियोगिता करवाते हैं तो आपस में सहयोग की भावना भी उनमें जागृत होती है। कौन सा विद्यार्थी किस कार्य में सहयोग कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी किस कार्य में, तो सहयोग के माध्यम से वो कार्य हमारा सफलता की ओर चला जाता है। तो हमारे में आपसी जो कार्य किया, सहयोग की जो भावना हमें बनी, वो भी एक प्रेरणा में महत्व रखती है। नेक्स्ट है सफलता का व्यवहार। विद्यार्थी अपने कार्य को जितनी रुचि, सहयोग आदि से अभिप्रेरित होकर करता है, जिसमें वह सफलता अर्जित करता है,
यही सफलता उसके व्यवहार को अभिप्रेरित करती है, उसके व्यवहार में बदलाव लाती है। नेक्स्ट है प्रगति से अवगत कराना। छात्रों को प्रगति की जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे हम टाइम टू टाइम उनको निबंध प्रतियोगिता है, बुद्धि परीक्षण टेस्ट है, मौखिक है, लिखित है, आदि तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं। तो बालक के जो परिणाम वगैरह आते हैं वो भी उनको आगे की ओर प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है, मतलब कि उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता का ज्ञान। ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है। इसमें शिक्षण विधि की आवश्यकता का ज्ञान एवं आत्म प्रदर्शन का अवसर योग्यता अनुसार दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी को अपनी योग्यता का पता चल जाता है और योग्यता अनुसार पता होने के बाद वह उस कार्य को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से करता है और अभिप्रेरित होता हुआ उस कार्य को करता हुआ जाता है। ये थी हमारी अभिप्रेरणा की अध्ययन की विधियाँ। तो तात्पर्य ये हुआ कि विद्यार्थी किसी भी कार्य को करना चाहे तो वह अभिप्रेरणा के माध्यम से आगे की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इस प्रकार उसका आत्मविश्वास डेवलपमेंट होगा, और जो स्वयं के माध्यम से हो या दूसरों के माध्यम से उसे जो मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, यही है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से पता चलता है। धन्यवाद।